नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर बात करें मोहिनी अट्टम की, तो ये आपका भारत के केरल राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कितने हैं। तो अगर बात करें आपके क्लासिकल डांस की, शास्त्रीय नृत्य की, तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है और यही परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और पटवारी परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनने वाला है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो भरतनाट्यम, याद रखना, जो भरतनाट्यम है वो क्या है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है कि अगर बात करें भरतनाट्यम की, तो ये भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का सबसे नवीनतम होता है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भरतनाट्यम है वो किस राज्य का लोक नृत्य, कहाँ पे किया जाता है। भारत का सबसे पुराना है तो ये भारत के तमिलनाडु में किया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है सबसे नवीनतम, सबसे नया। तो सबसे नया है भारत का सत्रिया। और सत्रिया जो है वो भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो सत्रिया भारत के असम राज्य में किया जाता है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके लोक नृत्य का नाम कुचिपुड़ी है। तो अगर बात करें कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी से बोलेंगे कच्ची पूरी, और कच्ची पूरी कौन खाता है, अंधा व्यक्ति खाता है, और अंधे से बोलेंगे आंध्र प्रदेश। तो भैया आपको याद रखना है कि कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है, जो क्लासिकल डांस है, वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का है। साथियों, अगर आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से और आप भी तैयारी कर रहे हो एचपी पटवारी परीक्षा की, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409। अभी हमारी एडमिशन शुरू हो चुकी है और 20 दिसंबर से हमारी क्लासेस जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगी। तो आप हमारे बैच के साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं, हमारे बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। और बेहतरीन तरीके से जो आपकी क्लासेस है वो शुरू होने जा रही है और आप भी हमारे बैच का क्या बन सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, बात हो रही है केरल की। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है, 2 क्लासिकल डांस है। एक है मोहिनी अट्टम। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मोहिनी अट्टम किसके द्वारा किया जाता है। तो मोहिनी अट्टम किया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो केरल का ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाएं करेगी, वुमेन्स करेगी, तो वो है आपकी मोहिनी अट्टम। लेकिन पुरुषों के द्वारा केरल में किया जाने वाला शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कौन सा है, कथकली। तो कथकली जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और मोहिनी अट्टम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से साथियों याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। हु इंट्रोड्यूस्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। भाई, जो आपकी संविधान सभा थी वहां पर जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको जो पास किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था। अच्छा, पास तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया था। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक में। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी। तो अगर बात करें तीसरी बैठक की, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। अच्छा, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन यही सेम जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको पारित कब किया जाता है। देखो, पेश करना अलग और पारित करना अलग बात है। तो भाई इसको पारित बाद में किया जाता है। पारित इसको संविधान सभा में किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो पारित किया था वो किया था आपका 22 जनवरी 1947। ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाले। बात संविधान सभा की हो रही है। फिर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है कि जो संविधान जब बन रहा था तो संविधान सभा के लिए सबसे पहले जब अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए थे तो कितनी सीटों पे करवाए जाने थे। तो संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव 389 सीट। भाई याद रखना है,
जब संविधान बनना था भारत का तो उसके लिए सबसे पहले चुनाव कराया गया, और चुनाव भी कैसे, अप्रत्यक्ष। कितने सीटों पे, तो 389 सीटों पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के चुनाव जो करवाए जाने थे वो कितनी सीटों पे, तो ये 389 सीटों पे करवाए जाने थे। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है आपकी 9 दिसंबर 1946। तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक होती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं 13 दिसंबर 1946 को। तो तीनों की तीनों बैठकें बहुत महत्वपूर्ण होती है, तीनों की तीनों परीक्षाओं में साथियों पूछी जाती है। अच्छा, जो हमारी भारत की संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भाई संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कौन थे मेरे भाई बहन? BN राव थे। इस बात को मेरे भाई बहन आप जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाने वाला है। और आपके लिए हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट इसीलिए रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए मैं अलग अलग टीचर आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। GK मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी वाले मैम अलग होंगे, मैथ वाले सर अलग होंगे, इंग्लिश वाले मैम अलग होंगे, सर अलग होंगे। तो इस प्रकार से आपके लिए अलग अलग यहाँ पे स्टाफ हमारा रहने वाला है, जो आपका, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए हमारे इस बैच के लिए। और अगर आप हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो साथियों 7876145409 इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ओजोन परत इनमें से किस में होती है? अगर बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो आपके कहाँ पाई जाती है? आपके समताप मंडल में पाई जाती है, आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। सर, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि आपकी ओजोन परत जो है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ओजोन परत है उसका काम क्या है? तो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो रेंजेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेंजेस को बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं? आपकी पराबैंगनी किरणें। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमें जो बचाने का काम करती है वो कौन करती है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है आपकी ओजोन परत। और ओजोन परत की मोटाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एक दिवसीय परीक्षाओं में, और पटवारी की परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है। आप स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि भैया आपका, कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोकती है, लेकिन ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किस इकाई में मापा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि डॉप्सन इकाई, इस इकाई में, डॉप्सन इकाई में जो उसको मापा जाता है, इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, बात करें आपके वायुमंडल की, तो वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, लेकिन जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया है उसकी बात जरूर करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे जो लेयर है वो कौन सी है? तो वो है आपकी ट्रोपोस्फियर, जिसको कहा जाता है शोभ मंडल। तो शोभ मंडल हमारे वायुमंडल की ऐसी परत है जो कि सबसे नीचे है, सबसे निचली परत है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारी की सारी मौसमी घटनाएं वायुमंडल में कहाँ देखने को मिलती है? तो सारी की सारी मौसमी घटनाएं हमारे वायुमंडल में जो देखने को मिलती है वो आपके शोभ मंडल में देखने को, चाहे बादल आ रहे हैं, बिजली कड़क रही है, आपका इंद्रधनुष बन रहा है, तो ये सारी घटनाएं हमको शोभ मंडल में साथियों देखने को मिलेगी। फिर साथियों, आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि आपके वायुयान जो उड़ाए जाते हैं वो वायुमंडल की किस परत में, एरोप्लेन कहाँ उड़ाया जाता है? तो एरोप्लेन की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, आपका समताप मंडल में उड़ाया जाता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। फिर क्वेश्चन एक और पूछता है कि हमारी वायुमंडल का सबसे भारी मंडल कौन सा है? तो हमारे एटमोस्फेयर का सबसे भारी परत है एक्सोस्फीयर, आपका बहिर्मंडल। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और अगर बात करें आपके आयन मंडल की, तो आयन मंडल कैसा मंडल है? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि रेडियो तरंगे जो है परावर्तित हो रही है, रेडियो वेव्स परावर्तित कहाँ से होती है? तो वो हमारे आयनोस्फीयर से होती है। और जितने भी संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वो भी आयन मंडल में पाए जाते हैं। और सबसे बीच का जो मंडल है उसका तो नाम आप जानते ही हो, मेजोस्फीयर, मध्य मंडल, जो कि सबसे ठंडा मंडल भी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट डज पंडित रविशंकर प्ले? भाई, जो आपके पंडित रविशंकर है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो बजाते हैं सितार। ये सितार बजाते हैं, ये तो बिल्कुल पता चल गया। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सितार बजाने के लिए इनको, पंडित रविशंकर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल है भैया, इनको इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, आपके वाद्य यंत्र वादक है, ये सितार बजाते हैं, इनको भारत रत्न कब दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना।
तो इनको भारत रत्न मिला था 1999 में। और बहुत बड़ी बात होती है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि माई लाइफ माई म्यूजिक ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी आत्मकथा है। तो अगर बात करें माई लाइफ माई म्यूजिक की, तो ये आपकी किसकी है, पंडित रविशंकर की है। नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि एक वाइट पेज लेना है। मैं कोशिश करता हूँ अगले जो मेरी पार्ट 10 के बाद वीडियो आएगी वहाँ मैं एक वाइट पेज लूँगा साइड में, और वहीं पर आपको डिस्कस कराता रहूँगा। जैसे यहाँ पे है वाइट पेज बचा हुआ, तो आपको याद रखना माई लाइफ माई म्यूजिक ये किसकी बुक है। तो माई लाइफ माई म्यूजिक जो बुक है वो किसकी है, वो आपकी किसकी है, पंडित रविशंकर की है। अच्छा, भारत के चारों शीर्ष सम्मान किस वाद्य यंत्र वादक को मिले और वो क्या बजाते हैं। तो भैया वो मिले हैं बिस्मिल्लाह खान को। अब बिस्मिल्लाह खान का नाम अगर आप नहीं जानते होंगे तो फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हो। बिस्मिल्लाह खान की बात करें साथियों, जो बिस्मिल्लाह खान है वो बजाते हैं शहनाई, और इनको मिले भारत के चारों शीर्ष सम्मान। अब चारों शीर्ष कौन से, तो भारत का सबसे शीर्ष सम्मान, सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। और भारत रत्न जो बिस्मिल्लाह खान को मिला वो मिला 2001 में, मतलब कि मरने के बाद मिला। दूसरा सबसे बड़ा है पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण आप जरूर याद रखें। पद्म विभूषण के बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पद्म भूषण है, ध्यान से आपको सुनना है, और पद्म भूषण के बाद है पद्मश्री। तो सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्मश्री, फिर पद्मश्री चौथे पे, फिर पद्म भूषण तीसरे पे। तो ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, काम आने वाले रहने वाले हैं। आज अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है आपको ये तो पता होना ही होना चाहिए। तो भारत की जो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है वो सीपी राधाकृष्णन है। तो भैया सीपी राधाकृष्णन क्या होंगे, तो सीपी राधाकृष्णन की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर इनकी बात की जाए तो ये आपके क्या है, भारत के वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो है एक ऊपरी सदन है। कैसा सदन है साथियों, ऊपरी सदन है। संसद के दो सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और राज्यसभा जो है हमेशा ऊपरी सदन होता है। और अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अभी जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया और भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। इतना भी क्वेश्चन आ सकता है कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन आपको याद रखना है। और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो सभापति होता है किसका, राज्यसभा का। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से साथियों याद रखना है। ये क्वेश्चन पेपर में काम आने वाला है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपको नंबर दिलाएगा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि आपको पूरे नंबर दिला सकता है। साथियों क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। तो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। और अगर बात करें आपकी लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं वो आपके ओम बिरला साहब है। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, जिसको राज्यसभा का सभापति भी कहते हैं, उसको उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए 35 साल उम्र। फिर क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है, जैसे द्रौपदी मुर्मू बनी, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो इसके लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए। और भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है साथियों, वो 5 वर्ष का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। कितना वर्ष होता है आपका, 5 वर्ष आपका कार्यकाल होता है। और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी आपका 5 वर्ष होता है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है वो कैसा, जब लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने की बारी आती है तो वो देता है निर्णायक मत। ये भी आपको जरूर याद रखना है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जैसे ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है, वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो वो देंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर होगा उसको देंगे। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा वो किसको देगा, वो देगा अध्यक्ष को। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भैया ये बात आपको जरूर याद रखनी है। और लोकसभा और राज्यसभा दो ही सदन है संसद के, और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा जो है वो क्या है, संसद का ऊपरी सदन है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे साथीगण, मेरे भाई बहन याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है। भाई बात करें न्यूजीलैंड की राजधानी की, तो वेलिंगटन जो है वो क्या है, आपकी जो न्यूजीलैंड देश है उसकी राजधानी है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से याद रखना है। फिर न्यूजीलैंड की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है, तो न्यूजीलैंड की जो मुद्रा का नाम है वो डॉलर है। इस बात को आपने बेहतर तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है।
अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो कनाडा है, कनाडा देश की राजधानी कहाँ पर है? तो कनाडा देश की राजधानी का नाम है ओटावा। और यहाँ भी कि यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो भी डॉलर है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, बात करें आपकी ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी की ब्राज़ीलिया है और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो रियाल है। फिर क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि जो चीन की राजधानी है वो कहाँ पर है? तो चीन की राजधानी का नाम बीजिंग क्या है आपका? बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी का नाम है। और बात करें चीन की राजधानी तो आपकी बीजिंग है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इसकी मुद्रा दो है, एक है रेनमिनबी, चीन की मुद्रा का नाम एक रेनमिनबी है, एक आपकी युआन है। तो युआन और रेनमिनबी ये दोनों ही जो है वो मुद्रा है किसकी? आपकी चीन की मुद्रा है। फिर साथीगण क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि जो तुर्की है, तुर्की देश की राजधानी का नाम क्या है? तो तुर्की देश की राजधानी का नाम है अंकारा। क्या है साथीगण? अंकारा है। और तुर्की देश की जो मुद्रा का नाम है वो लीरा है, टर्किश लीरा है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर एक क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि जो वियतनाम देश है उसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो वियतनाम देश की मुद्रा का नाम है डांग, लेकिन वियतनाम की जो कैपिटल का नाम है वो क्या है? तो वियतनाम देश की कैपिटल का नाम है हनोई। क्या है आपका? हनोई है। और हनोई के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड देश की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड देश की राजधानी का नाम बैंकॉक है। और अगर बात करें इसकी मुद्रा का नाम तो बेहत, बेहत इसकी मुद्रा है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगर बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा का नाम है वो अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। तो अबू धाबी क्या है? अबू धाबी आपका जो है वो मुद्रा का नाम है संयुक्त अरब अमीरात की। और दिरहम जो क्या है? तो दिरहम यहाँ की मुद्रा का नाम है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। अगर बात करें ताइवान की, तो ताइवान जो देश है इसकी राजधानी का नाम है ताइपे। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी का नाम अबू धाबी है और मुद्रा का नाम दिरहम है। और अगर बात करें आपका ताइवान देश की, तो ताइवान देश की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर है, लेकिन यहाँ पे जो राजधानी है इसकी वो ताइपे है। उसी प्रकार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो कतर है, कतर की राजधानी का नाम क्या है? तो कतर की राजधानी का नाम है दोहा। और अगर बात करें कतर की मुद्रा का तो है आपकी रियाल। जर्मनी पूछा जाता है, जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है वो क्या है? आपका यूरो या ड्यूश मार्क भी इसको कहा जाता है। उसी प्रकार आपका रशिया, रशिया की राजधानी का नाम है मॉस्को। क्या है आपका? मॉस्को है। और बात करें इसकी मुद्रा, रूस, रूस से रूबल और रूस से रूस और रूस से रूबल, दोनों बातें आपको याद रखनी है। उसी प्रकार आपको मैं बताना चाहता हूँ इटली, इटली की राजधानी का नाम है रोम और मुद्रा इसकी भी लीरा है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार मिस्र, मिस्र देश की राजधानी का नाम है काहिरा। और अगर बात करें इसकी जो मुद्रा का नाम है वो आपका क्या है? तो मुद्रा का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, पाउंड है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की एक बार कॉम्पिटिटिव में पूछी गई है राजधानी, तो जिम्बाब्वे की राजधानी का नाम है हरारे। और अगर बात करें आपका मुद्रा की, तो मुद्रा यहाँ की डॉलर। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भाई केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भारत में चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी देखो जो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथीगण क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि चमड़ा अनुसंधान संस्थान आप कहाँ बोल रहे हो? आप चेन्नई में बोल रहे हो। लेकिन भाई आप क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो है वो आपका राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान जो है वो आपके महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पर? महाराष्ट्र के नागपुर में, जहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन भी हुआ था। उसी प्रकार एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था FRI कहाँ पर है? FRI बोले तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? देहरादून। कहाँ पर है साथियों? देहरादून में क्या है आपका? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन एक बार बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका भारत में जो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो अगर बात करें आपका केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान की, तो वो आपका धनबाद झारखंड में है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो अगर बात करें भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान की, तो वो भी आपका देहरादून में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका सेंट्रल आलू रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको कहा जाता है CPRI,
तो भाई CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है आपका कुफरी में, और कुफरी शिमला में है। और इसको इससे पहले शिमला से पहले कहाँ होता था, पटना में। लेकिन भाई 1956 में इसको कहाँ पे कुफरी शिमला में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। इस बात को मेरे साथी आपने याद रखना है। अगर बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, तो वो नई दिल्ली में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि आपका भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक उड़ीसा में है, जिसको सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। चलो आप बोल रहे हैं कि सर दोबारा करा दीजिए, तो एक क्वेश्चन और ध्यान से पढ़ लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत का जो है वो कहाँ पर है, तो ये भी नई दिल्ली में है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। अगर आप भी मानते हो तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय लिखें, जय श्रीगुरु महाराज। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले। सभी को हर हर महादेव।